हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिज्म और मैटर पे जाएंगे। मैग्नेटिज्म मैटर जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का सेकेंड सब यूनिट है और इसमें जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जो है मिलता जुलता है। मतलब प्रोसीजर सेम है। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं बिल्कुल इसी तरह से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। जैसे देखो, पहले हम डिफाइन करेंगे यहां पे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आपको याद होगा हमने ऐसी ही लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन की थी जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते थे। मैं यहां पे दोनों की डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद प्रॉपर्टीज आपको याद दिलाऊंगा। जो प्रॉपर्टीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी है बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है जो चेंज मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो पहला टॉपिक हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बार मैग्नेट पे। बार मैग्नेट क्या होता है और हम बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद इस बार मैग्नेट के साथ, या जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देंगे बाद में, इसके साथ वो सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेट की थी। अच्छा, क्या कैलकुलेट किया था सर? वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिस्कस की थी सर। फिर हमने उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की दो लाइन्स पे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। फिर इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, फिर टॉर्क निकाली थी। सेम चीज हम यहां पे भी करेंगे। हम बार मैग्नेट जो है, जो यहां का डाइपोल होगा, कहां का मैग्नेटिज्म में जो डाइपोल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, वैसे बार मैग्नेट यहां का डाइपोल है। तो इस बार मैग्नेट के साथ, इस डाइपोल के साथ भी हम वही ट्रीटमेंट करने वाले हैं। दैट व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। एंड व्हाट्स द फील्ड इंटेंसिटी एट एन आर्बिटरी पॉइंट, जैसे हमने वहां पे आर्बिटरी पॉइंट लिया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट अगर इसी बार मैग्नेट को या इस मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस किया जाएगा, किस में प्लेस किया जाएगा? अगर इसको प्लेस किया जाएगा इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। वो टॉर्क कितनी होगी? तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन लेंगे और इसमें वही चीजें डिस्कस करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस की थी। तो बेटर है दैट अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं, बेटर है दैट आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इन क्वेश्चंस को देखोगे। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप इसको समझ पाओगे। सी, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करते हैं, मैं यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाऊंगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है ना। और ये क्या है सर? ये तो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है। यहां पे जो लाइंस होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहां पे जो लाइंस है उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम दिया जाएगा। मैं यहां की डेफिनेशन लिखूंगा और यहां की डेफिनेशन उसी से डिराइव करूंगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं कि इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास है और फ्री टू मूव है, मतलब इसको किसी के साथ बांधा हुआ नहीं है, ये फ्री टू मूव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, तब ये पॉजिटिव चार्ज कहां कहां से चलेगा, कौन सी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसके साथ में एक सोर्स चार्ज होगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया है तब ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा? इफ इट इज फ्री टू डू सो, वही पाथ रिप्रेजेंट करेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे, अपनी बुक्स खोलोगे, अपनी नोटबुक देखोगे, वहां पे लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन दैट इट्स अ पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज, जब इसको कोई सोर्स चार्ज रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा? इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर ये फ्री है, अगर ये बंधा हुआ नहीं है, अगर ये वैसा कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने चार्ज को हाथ में रखा हुआ है, यहां पे एक सोर्स चार्ज को रिपेल करना चाहता है लेकिन आप इसको छोड़ ही नहीं पाते हो, तो ये थोड़ी पाथ फॉलो करेगा। ये पाथ तब फॉलो करेगा जब आपने इसको छोड़ दिया और इस सोर्स चार्ज ने, किसी और चार्ज ने इस पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट किया या अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट किया और इसने एक पाथ फॉलो की। तो जो पाथ ये फॉलो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम देते हैं। तो क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का? पाथ फॉलोवर्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, पाथ फॉलोवर्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू सो। अब जब हम मैग्नेटिज्म में जाते हैं, यहां पे चार्ज नहीं होता, यहां पे पोल्स होते हैं। कौन कौन सा पोल? सर यहां पे होता है नॉर्थ पोल और यहां पे होता है साउथ पोल, आपको याद होगा। और याद रहे, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज करता है, बिल्कुल वही काम यहां पे नॉर्थ पोल करता है, और जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज करता है, वही काम यहां पे साउथ पोल का होता है। सर क्या इसका मतलब यह है दैट मैग्नेटिज्म में हम नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल मानेंगे और साउथ पोल को नेगेटिव पोल कंसीडर करेंगे? हां, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप इसको पॉजिटिव पोल मान सकते हो, पॉजिटिव मान सकते हो, मतलब है नहीं है पॉजिटिव, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव नहीं है। आप ये दिमाग में लेके चलोगे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है और ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है। अब जरा डेफिनेशन पे जाओ। पाथ फॉलोवर्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, कौन सी पाथ एक पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा इफ इट इज फ्री टू डू सो? अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे? पाथ फॉलोवर्ड बाय अ नॉर्थ पोल। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है दैट हमारे पास मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं होते, हमारे पास अलग नॉर्थ पोल नहीं होता, हमारे पास सेपरेटेड साउथ पोल नहीं होता। अगर कहीं पे नॉर्थ पोल है तो इसकी विसिनिटी में कहीं पे साउथ पोल जरूरी एग्जिस्ट हो रहा होगा। अगर कहीं पे आपने साउथ पोल को देखा है तो इसकी विसिनिटी में कहीं पे नॉर्थ पोल जरूरी एग्जिस्ट हो रहा होगा। और इसलिए हम कहते हैं दैट मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे पास एक अकेला नॉर्थ पोल नहीं हो सकता, एक अकेला साउथ पोल नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज होता है, एक अकेला नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वैसे यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉर्थ पोल हो सकता है, अगर हमारे पास एक सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट होगा, अगर होगा, ये होगा नहीं। अब हम इमेजिन करते दैट जैसे हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया, उसी तरह से हम यहां पे इमेजिन करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट होगा, ये नॉर्थ पोल कौन सी पाथ को फॉलो करेगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल कौन सी पाथ फॉलो करेगा? जैसे इसने पाथ फॉलो की थी, वैसे ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा? उसी पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नाम देंगे। तो यहां पे डेफिनेशन क्या है? पाथ फॉलोवर्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू सो। यहां पे क्या है? पाथ फॉलोवर्ड बाय अ सिंगल नॉर्थ पोल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इफ इट एग्जिस्ट्स, ठीक है ना, इफ इट एग्जिस्ट्स। तो इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर ये फ्री होगा जैसे ये फ्री है, तो वो पाथ जो है जो नॉर्थ पोल ट्रेस कर सकता है, ट्रेस करेगा, जहां जहां से नॉर्थ पोल चलेगा वहीं वहीं से हम ये अज्यूम करेंगे दैट यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? इट इज द पाथ फॉलोवर्ड बाय एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। एक आइसोलेटेड मतलब अलग, सेपरेटेड सिंगल नॉर्थ पोल if exists, path followed by an isolated north pole when it is free to do so,
when it is free to do so is called as a magnetic field line. इसी को हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नाम दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसी को हम नाम दे सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या देगी? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि ये हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे। जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस करोगे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से होगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है, तब अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आपको उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। सेम इज द केस हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगी। ठीक है ना? और कैसे ऑब्टेन करेंगे? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ curved magnetic field line is given by tangent drawn to the line at that point. ये बिल्कुल वही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर ये कर्व्ड है तब आपको अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए तो वहीं पे ड्रॉ करो टेंजेंट को, इस पॉइंट पे चाहिए तो वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे चाहिए तो वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करो। और टेंजेंट का एरो उसी साइड होना चाहिए जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से यहां जा रही है तो टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होंगे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उल्टी जा रही है ये ऐसे, तब आपको टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करनी होगी। ठीक है ना? तो हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या देते हैं हमें? दे गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दे गिव अस क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? ऑन अ कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर आपके पास कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, उस पे क्या होगा? कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे क्या होगा? अ टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन एट एनी पॉइंट, अ टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे लाइन पे, गिव्स, ये क्या देगा? gives the direction of magnetic field intensity, gives the direction of magnetic field intensity at that point. ये कुछ ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे फिर जाएंगे। अच्छा, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे है और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से चली और ये नेगेटिव चार्ज को ढूंढ रही है और वहां पे खत्म हो जाएगी। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जो कोई नेगेटिव चार्ज उसको पास में मिलेगा, ये पॉजिटिव से निकली तो नेगेटिव चार्ज को ढूंढ रही है, जहां पे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहीं पे ये टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वापस नहीं आएगी। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, फिर और एक निकलेगी, ऐसे पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये भी स्टार्ट करती है नॉर्थ पोल से, बिकॉज नॉर्थ पोल बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, और जाती है साउथ पोल पे, बिकॉज साउथ पोल एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, वैसी ही ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, लेकिन ये साउथ से नॉर्थ की तरफ वापस फिर आती है।
मतलब नॉर्थ से साउथ ये चली गई, साउथ से नॉर्थ ये फिर वापस आ गई, ये टर्मिनेट नहीं होती, वो टर्मिनेट हो रही थी, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रही। दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट ये वापस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आ जाती है। जैसे ये नॉर्थ से साउथ गई तो साउथ से नॉर्थ वापस, ये नॉर्थ से साउथ चली गई तो साउथ से नॉर्थ वापस, कुछ ऐसे। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लूप्स नहीं बनाती, वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कौन से चार्ज पे? जो ही वो नेगेटिव चार्ज को एंटर करती है तो वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये टर्मिनेट नहीं होती साउथ पोल पे, बल्कि ये क्लोज्ड लूप्स बनाती रहती है। तो इनके हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनते रहेंगे। तो एक और प्रॉपर्टी हम ऐड करना चाहते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये मूव करेगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी आउटसाइड अ मैग्नेट, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट टू फॉर्म विच लूप्स? हां, ये क्लोज्ड लूप्स को फॉर्म करेगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मूव फ्रॉम कहां से कहां? नॉर्थ पोल टू, हां बोलो, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कहां पे? आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, एंड साउथ पोल से साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, कहां पे? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, टू फॉर्म कौन सी लूप्स? क्लोज्ड लूप्स, क्लोज्ड लूप्स, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती, मगर ये क्लोज्ड लूप्स बनाती है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी नंबर 4 वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसी प्रॉपर्टी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डिफाइन की थी। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस होगी। देखो, एक लाइन यहां से है, दूसरी लाइन यहां से है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वहां पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक टेंजेंट इस पे, ये दूसरा टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, टेंजेंट क्या देगा? सर टेंजेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। तो ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है, ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसकी इधर है। लेकिन एक वेक्टर की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन डिस्कस की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वेक्टर की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। आप मल्टीपल डायरेक्शन से एक वेक्टर की नहीं बना सकते। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाते। सेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका भी यही हाल होगा। देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां पे एक, यहां पे दूसरा ड्रॉ होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है। और एक ही पॉइंट पे एक वेक्टर की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा that no two magnetic field lines can intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। No two magnetic field lines can intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज at the point of intersection
at the point of intersection, there will be two directions of magnetic field intensity. There will be two directions of magnetic field intensity. वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस होंगी, विच इज नेवर पॉसिबल, विच इज नेवर पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है. अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ मिलती जुलती है. प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, मतलब एक दूसरे के नजदीक होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक होंगी, तब वो रिप्रेजेंट करेंगे रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है, तो मैं दो रीजन्स को कंसिडर कर रहा हूं. ये एक रीजन मैंने बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रही है, और मैंने दूसरा रीजन भी बनाया कुछ ऐसे. तो ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा आई एम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये रिप्रेजेंट करेगा आई एम अ रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि यहां पे सेपरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पे क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पे फील्ड लाइंस डेंस है, यहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक है. तो ये रिप्रेजेंट करता है रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट करेगा रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेगी रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेपरेटेड या डिस्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट करेगी रीजन्स ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. प्रॉपर्टी नंबर 5, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां कहीं भी होगी, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां कहीं भी होगी, वो क्या करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, regions of strong magnetic field, and separated या distant हम लिखेंगे, and distant magnetic field lines represent regions of weak electric field, regions of weak magnetic field, कुछ ऐसे. ठीक है ना. अब देखो, और एक प्रॉपर्टी है जो आपको पहले से पता है, दैट अगर आप इक्विडिस्टेंट और पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करोगे, ये मैंने इक्विडिस्टेंट और पैरेलल लाइन्स ड्रॉ की, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उतनी है जितनी यहां पे है, उतनी ही यहां पे है, और ये एक दूसरे के पैरेलल है. इसका मतलब यह है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा या मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा. तो अगर आप पैरेलल लाइंस और इक्विडिस्टेंट लाइंस ड्रॉ करोगे, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगी रीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मतलब इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा. सो देयरफॉर वी राइट सिक्स्थ, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, equidistant and parallel magnetic field lines represent, क्या represent करेंगे, regions of uniform या constant magnetic field. ये represent करेंगे constant और uniform magnetic field को. ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है, किनकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. अब देखो, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है बार मैग्नेट का. अब हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल के साथ कंपेयर करेंगे. देखो बेटा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कंबिनेशन ऑफ दो चार्जेस पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज और दूसरा नेगेटिव क्यू चार्ज। अगर आपके पास होगा, आपके पास दो चार्जेस होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी। आपके पास अगर दो चार्जेस है, वो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन पोलैरिटी है, तो आपको याद होगा दैट ऐसे स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। A dipole is a special arrangement of two charges which are equal in magnitude and opposite in direction, opposite in polarity। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है जिसको हम डाइपोल लेंथ का नाम देते हैं, जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं ट्वाइस एल से या ट्वाइस ए से या ट्वाइस एक्स से या कुछ भी। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस डाइपोल के साथ एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट होती है, अगर आपको याद होगा, जिसको हम डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। अब हम सिर्फ डाइपोल मोमेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हम चार्जेस के साथ डील कर रहे हैं, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और आपको याद होगा इसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। दोनों चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, तो दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की सेपरेशन, जिसको हम डाइपोल लेंथ का नाम देते हैं, ट्वाइस एल और ट्वाइस ए। तो Q इंटू ट्वाइस ए रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है। और आपको याद होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट की जाती है। दिस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया जाता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा मानी जाती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद होगा, ठीक है ना? ये डाइपोल है और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास सेम स्ट्रक्चर यहां पे होता है, एक नॉर्थ पोल यहां पे, एक साउथ पोल यहां पे, और इनके बीच में थोड़ी सी सेपरेशन। इसको हम बार मैग्नेट का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड अ बार मैग्नेट। इट्स अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट होता है कि हम रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट लेते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का होता है उतना ही पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल का भी होता है। अब सर पोल स्ट्रेंथ क्या है? हाँ, जैसे यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, वैसे यहां पे पोल स्ट्रेंथ है। हाउ स्ट्रांग इज द नॉर्थ पोल, हाउ स्ट्रांग इज द साउथ पोल। तो जितना नॉर्थ पोल स्ट्रांग होगा उतना ही बिल्कुल साउथ पोल स्ट्रांग होता है, क्योंकि अगर आप इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी कुछ ऐसे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेगी, देखो, और सेम सेपरेशन पे एंटर करेगी, ऐसे, फिर ऐसे वापस जाएगी, इधर से ऐसे वापस जाएगी। देखो यहां से 4 लाइनें निकली तो यहां भी 4 लाइनें एंटर हो गई। जितनी सेपरेशन यहां पे थी उतनी ही सेपरेशन यहां पे भी है। मतलब जितना स्ट्रांग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रांग यहां का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसीलिए हमने कहा कि जितनी स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की होगी उतनी ही स्ट्रेंथ साउथ पोल की भी होगी, और उस स्ट्रेंथ को हम पोल स्ट्रेंथ का नाम देते हैं और उसको हम m से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या कंसीडर किया? हमने कहा हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसके अंदर 2 पोल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन जितना स्ट्रांग नॉर्थ पोल है उतना ही स्ट्रांग साउथ पोल भी है। तो इसका मतलब ये, तो जितनी पोल स्ट्रेंथ इसकी है उतनी ही पोल स्ट्रेंथ इसकी भी होगी। और हम पोल स्ट्रेंथ को डिनोट किससे करते हैं? m से। तो ये m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m होगा, और आप देख पा रहे हो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जिसको हम 2a का नाम देते हैं, उसी तरह जिस तरह से यहां पे हमने 2a नाम दिया था। और अब एक चीज अब जानो, जैसे यहां पे हमारे पास 2 चार्जेस थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन पोलैरिटी, यहां पे भी 2 पोल्स है, इक्वल इन पोल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन पोलैरिटी। सब पोलैरिटी कैसे अपोजिट है? यहां पे पॉजिटिव था, नेगेटिव था, यहां पे थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ, इनकी पोलैरिटी तो अपोजिट होगी ना। देखो, अगर आपके पास पॉसिबल होगा कि आपके पास एक नॉर्थ पोल है, सपोज मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, ये पॉसिबल नहीं है,
हम अज्यूम करेंगे मेरे पास ये नॉर्थ पोल है। अगर मैं इस नॉर्थ पोल को यहां रखूं तो ये रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा? सर ये तो रिपेल होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां रखूं तो ये अट्रैक्ट होगा, तो पोलैरिटी अपोजिट हो गई। इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया। जैसे यहां पे होता है, आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, सर ये पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसी को अपोजिट पोलैरिटी कहा जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से ये नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और ये साउथ पोल उस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो पोलैरिटी अपोजिट हो गई। सर फिर तो सारी कंडीशंस हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन है वही तो मैग्नेटिक डायपोल की भी। यहां में बार मैग्नेट की कंडीशंस है। देखो, दो चार्ज, दो पोल्स, इक्वल इन मैग्नेट्यूड, इक्वल इन पोल स्ट्रेंथ, अपोजिट इन पोलैरिटी, हां अपोजिट इन पोलैरिटी, इनके बीच की सेपरेशन 2a, इनके बीच की सेपरेशन 2a। इसका मतलब ये भी एक डायपोल एक्ट करेगा, लेकिन इस डायपोल को हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक डायपोल। जैसे इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहा था, इसको मैग्नेटिक डायपोल का नाम देंगे। तो इसका मतलब एक बार मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल का काम करता है। अच्छा, फिर जैसे इसके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसके पास एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। इसके पास एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ये किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। यहां पे मैग्नीट्यूड के बदले क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल। दोनों पोल्स में से एक पोल की पोल स्ट्रेंथ यानी कि एम मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच में सेपरेशन ट्वाइस ए। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और लिखा जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए ऐसे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कहां से होती है सर? इसकी कहां से है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव का काम कौन करता है? नॉर्थ पोल। नेगेटिव का काम कौन करता है? साउथ पोल। तो कहां से कहां जाएगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस साउथ टू नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी। ये तो जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस करते हो, उसी तरह से आप मैग्नेटिक डायपोल को डिस्कस करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप यहां पे यूज क्यू करते हो और यहां पे आप एम को यूज करते हो। ठीक है ना? और आप बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लगभग जो भी हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे, आप उनको यहां पे आराम से लिख सकते हो। जैसे देखो, हम कूलम्स लॉ आपको याद दिलाएंगे। कूलम्स लॉ किसके बराबर होता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब आपको समझ आया होगा। यहां पे सर FB लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन यहां पे मैग्नेटिज्म के साथ डील किया जाता है, तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाता है μ0/4 पाई। वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां μ0/4 पाई। तो ये हमेशा μ0/4 पाई से रिप्लेस किया जाएगा। Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज है, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज है। तो मैग्नीट्यूड के बदले हम क्या लिखते हैं? पोल स्ट्रेंथ m मल्टीप्लाइड बाय m, ये पोल स्ट्रेंथ, अगर पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर। ये देखो, ये कूलम्स लॉ होगा इन मैग्नेटिज्म। ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है। और अगर आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल साथ में रखते हो, देखो इनके बीच में जो पोल स्ट्रेंथ होगी, ये जरूरी नहीं है वो सेम होगी। इसकी हम m1 रखते हैं, इसकी m2 रखते हैं, तब इसकी भी m1 होगी, इसकी भी m2 होगी, क्योंकि एक मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेंथ दोनों पोल्स की क्या होती है? सेम होती है। लेकिन अलग अलग मैग्नेट्स में ये पोल स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा, लिखा जाएगा FB इज इक्वल टू μ0/4 पाई M1 M2, ये M1 और M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म होगा। सर फिर तो ये आसान है। जो भी कोई रिलेशन आपको लिखनी होगी, आपको रिलेशंस आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठा के मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिज्म में लिख सकते हो। जैसे मैं और एक कॉन्सेप्ट ले लूंगा यहां पे।
अच्छा, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज किसके बराबर होती है? एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सिर्फ ये हम नहीं लिख सकते। सर क्यों? क्योंकि हमारे पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट होगा, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट होगा, मुझे लगता है उस वक्त हम इसको ऐसे लिख सकते थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, अरे है कि नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाय r की स्क्वायर, ये ऐसे, ये m डिवाइडेड बाय r की स्क्वायर। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप म्यू नॉट बाई 4 पाई से रिप्लेस कर सकते हो, q के बदले आप m लिख सकते हो और r स्क्वायर वहीं पे है। तो आपके पास जो भी रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वो आप मैग्नेटिज्म में यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, आप कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं जो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस पढ़े हैं। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल जो आपने लिया, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। आपको कैलकुलेट करना होगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ठीक है ना। आप बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करोगे जो प्रोसीजर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉलो किया था। सिर्फ आप रिप्लेस क्या करोगे, Q को रिप्लेस करोगे M से, ठीक है ना, Q को रिप्लेस करोगे M से, E को रिप्लेस करोगे B से, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से। बाकी सारा कुछ कैलकुलेशन सेम है, ठीक है ना। सो हम ये मान के चलेंगे दैट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और इस डाइपोल की आर्बिट्रेरी लाइन, ये तीनों क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस्ड है। आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, उसके बाद इनको कॉपी करो, ठीक है ना। आपको बिल्कुल ये समझ आएगा कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ये बस सिर्फ ये आपको याद रखना है, Q को रिप्लेस M से करो, E को रिप्लेस B से करो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस म्यू नॉट बाई 4 पाई से करो, यू विल गेट द आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम बेसिकली करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। वही थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल वही पोर्शन है जो पोर्शन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो मैंने आपको रूल बताया, ट्रिक बताई दैट आप क्या करोगे जब आप मैग्नेटिज्म में हो, तो आप इन रिप्लेसमेंट्स को याद रखोगे। Q को रिप्लेस करो M से, E को रिप्लेस करो B से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करो म्यू नॉट बाई 4 पाई से, और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते जाएंगे।